मैं देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। कई जानी मानी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थीं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य में बीजेपी की ओर से अधिक रैलियां करके और चुनाव प्रचार का प्रमुख चेहरा बनकर फडणवीस ने बीजेपी को सबसे अधिक 132 सीटें दिलाई हैं। बड़ी मुश्किल से पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी फडणवीस को सौंपी है। इसलिए चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार को चलाना है। ताजपोशी के तुरंत बाद फडणवीस की चुनौतियां भी शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बैलेंस बिहेवियर फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे न तो वो सर पर चढ़े और न ही ब्लैकमेलिंग करने पर उतारू हो जाएं। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की कुर्बानी दी है। ऐसे में उनके साथ पावर शेयरिंग को लेकर फडणवीस के सामने कई दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं अजित पवार की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हैं। मंत्रिमंडल में अपना मनपसंद विभाग रखने के लिए भी तनाव बढ़ सकता है। महायुति गठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार और मनपसंद विभागों को लेकर रस्साकसी की शुरुआत तो अभी से माने जाने लगी है। कल शपथ विधि के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी होना पड़ेगा, अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को अधिवेशन तय कर दिया है। तो अधिवेशन के पहले अभी कल परसों में सभी को शपथ दिया जाएगा, सभी एमएलएस को, और मंत्रिमंडल की चर्चा तो शुरू ही है। तो मेरे ख्याल से 17 तारीख के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कल जो शपथ विधि हुई है वो ऐतिहासिक है और ऐसे में लगातार जो है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि ना एकनाथ शिंदे साहब नाराज है, ना शिवसेना नाराज है। अगर नाराज रहते थे तो कल शपथ विधि में क्यों हम उधर समाविष्ट होते थे? हमने नहीं होते थे। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये सब पेड न्यूज इधर उधर शुरू है कि शिंदे साहब नाराज है। शिंदे साहब नाराज नहीं है। लास्ट बुधवार को ही हमने पूरी तरह से समर्थन दे दिया था
कल शपथ विधि में साहब ने खुद डीसीएम का शपथ लिया, जो पहले सीएम थे, कॉमन मैन। अभी डेयरिंगबाज कॉमन मैन डीसीएम हो गए हैं, तो डेयरिंगबाज कॉमन मैन का शपथ उन्होंने ले लिया है। धाड़सी है वो निर्णय लेने में, तो महाराष्ट्र को और आगे लेके जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कल के बाद आज पहली बार पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बात की। आज भी आपने सुना रहेगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महायुति की जो सरकार है वो महाराष्ट्र को प्रगति के ओर लेके जाने के लिए काम करेगी। आज जो है एमएलए शपथ लेंगे, एक्टिंग प्रोटेम शपथ लेने वाले हैं, और क्या कुछ आगे रणनीति जो है महायुति की रहने वाली है? देखिए, हमको रणनीति करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बहुमत हमारे पास है। ना हमारे में कुछ झगड़े हैं, ना हमारे में कुछ वाद विवाद है। हम सब एकजुटता से महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम करने वाले हैं। सीएम और दोनों डीसीएम में पूरी तरह से समन्वय है, तो कुछ रणनीति का सवाल नहीं आता है। शपथ विधि का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हम मंत्रिमंडल की चर्चा तो अभी भी शुरू है, तो उसमें पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा। और मंत्रिमंडल में भी जो खातों के ऊपर बंटवारा है उसके बारे में शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। दूसरी तरफ महायुति सरकार ने जनता से इतने वादे किए हैं कि लोगों की उम्मीदों का पहाड़ भी बहुत बड़ा हो गया है। महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया था। वहीं पूर्व की महायुति सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को भी 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा किया। इसके अलावा किसानों की ऋण माफी, वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी आदि की बात पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार ने की थी। जाहिर है, इन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें धन जुटाना होगा और इससे सरकारी बजट पर दबाव भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस भी मानते हैं कि उन पर जनता की उम्मीदों का दबाव है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह सरकार पूरी तरह जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए, क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है। आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला, उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है। और जल्दी ही कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणाएं मैं करूंगा। मेरी बातचीत अंतिम चरण में है कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन, क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय
ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। वहीं फडणवीस के सामने बीएमसी चुनाव जिताने की भी बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि बीएमसी का चुनाव जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने के बराबर है। यह देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल बॉडी है। इसका सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। इस बॉडी पर अभी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का दबदबा है। एकनाथ शिंदे गुट उन्हें सीएम बनाने के पीछे यही तर्क दे रहा था कि शिंदे को चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर बैठे रहना दिया जाए, ताकि इस चुनाव को जिताने में आसानी हो। ऐसे में फडणवीस पर इस चुनाव को जिताने का दबाव रहेगा। देखना होगा कि अपनी इस पारी को फडणवीस किस तरह पूरा कर पाते हैं।